आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, ईएम वेव्स क्या है, कहां से उसका ओरिजिन हुआ। अभी तक आपने सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, फिर आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है, फिर आपने ईएमआई और एसी पढ़ा है। इतनी चीजें, मतलब मोटे तौर पे अगर आपको बताया जाए तो आपने इलेक्ट्रो यानी चार्ज के बारे में और मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ रखा है। अब मैटर यह है कि जो हमने पढ़ रखा है वहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक कैसे कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये अभी तक आपने क्लास 10th में भी सुना होगा, 9th या 11th में भी आपसे बात की गई होगी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या हीट की बात करें तो हीट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट ये कनेक्शन हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर? तो देखो, अभी तक जो आपने स्टडी किया है उसके हिसाब से हमको ये पता है, वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती है। ओरस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट में बताया था। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। ये आपने कहां पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। करंट का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्लियर? तो तीसरा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। देखो, पहला कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। तो क्वेश्चन दिमाग में यह राइज हुआ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा सकते हैं? लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया जा सकता है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा के क्या हम कोई करंट डेवलप कर सकते हैं? भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आइदर चार्ज और करंट, और करंट का मतलब भी चार्ज। बोलो यार, ठीक? तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराना है तो हम वहां पे चाहते हैं करंट फ्लो हो जाए कंडक्टर में, और वो भी किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। एंड दिस वाज क्वेश्चन इन माइंड ऑफ मैक्सवेल। ये मैक्सवेल साहब के दिमाग में आया। ही आर्ग्यूड दैट दिस वाज इंडीड the case and electric field changing with time produces a magnetic field। मैक्सवेल के दिमाग में ये बात आई कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन ऑब्वियस है, ये साइंस की दुनिया है, यहां पे ऐसा तो है नहीं कि वो आर्ग्यूमेंट करेंगे और हम मान जाएंगे। हमको तो प्रूफ चाहिए हर चीज का। क्लियर? तो यहां से, मतलब ये इसका हिस्ट्री है, यहां से स्टार्टिंग हुआ। मैक्सवेल नोटिस दैट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आप सबने पढ़ रखा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। तो इन्होंने ऑब्जर्व ये किया, इन्होंने कहा कि भाई लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कंसीडर करो, और इस कैपेसिटर में आप एक सेल या बैटरी वगैरह जोड़ लो, एक स्विच लगा दो, और जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, बोलो इस बैटरी से, ये प्लस माइनस है तो इधर से करंट निकलेगा और ऐसे होता हुआ जाएगा। क्लियर? इन्होंने कहा आई करंट यहां से निकल रहा है, और क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ है तो ऑब्वियस है कोई ना कोई एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। तो इन्होंने एक लूप बेटा यहां पर माना, पहले वाले लूप में, और एक लूप इन्होंने कहा कैपेसिटर प्लेट के हम जस्ट राइट साइड में मानेंगे, L2। अगर पहले वाले लूप के लिए मैं बात करूं तो जरा सोचो, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा भाई? म्यू नॉट टाइम्स आई। भाई पहले वाले लूप से कितना करंट जा रहा है? आई करंट, तो हमने म्यू नॉट आई लिखा। दूसरे वाले लूप के अलोंग अगर मैं सेम चीज लिखूंगा तो इंटीग्रल B डॉट dl along सेकेंड लूप, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगा? दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स, यहां पर कौन सा करंट है?
कैपेसिटर प्लेट के बीच में? भाई यहां से लेकर यहां तक आई करंट था, फिर इसके बाद यहां से यहां तक फिर से आई करंट था। कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या है? कोई करंट होता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में? कैपेसिटर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई ऐसा करंट की बात हुई कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट होता हो? तो इसका मतलब यहां पर करंट की वैल्यू तो जीरो होना चाहिए। करंट की वैल्यू अगर जीरो है तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या है? जीरो है। अब उन्होंने कहा कि भाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल की जस्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू है म्यू नॉट आई के बराबर, और प्लेट के जस्ट राइट में वैल्यू है जीरो। तो इन्होंने कहा यार कुछ तो लोचा है कि भाई यहां तक करंट दिख रहा है, फिर इतने में करंट गायब हो गया, फिर इतने में फिर से करंट आ गया। तो ये करंट कम और मिस्टर इंडिया वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है इसके अंदर कि यहां तक है, इतने में गायब हो गया, इतने में फिर आ गया। तो उसके दिमाग में एक डाउट आया कि यार कुछ तो लोचा है, या तो कॉन्सेप्ट में लोचा है, ये लॉ ही गलत है, या हमको कम पता है कि कहीं ना कहीं अधूरी नॉलेज हमारे पास। क्लियर? ये एक क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में, मैक्सवेल साहब के दिमाग में आया। तो देखिए मैक्सवेल नोटिस दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जो हर कंडीशन में अप्लाई न किया जा सके, दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। So inconsistent namely makes non-unique predictions for the magnetic field in situations where electric current changes with time. मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो नॉन यूनिक प्रिडिक्शन दे रहा है। नॉन यूनिक मतलब एक जैसा प्रिडिक्शन नहीं दे रहा। एक जैसा होता तो इधर भी वैल्यू म्यू नॉट आई होती, उधर भी म्यू नॉट आई होती। नॉन यूनिक प्रिडिक्शन दे रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। क्लियर? कैपेसिटर प्लेट के बीच में बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि यार जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी केवल उसी रीजन में लोचा हो रहा है, प्लेट के लेफ्ट में या प्लेट के राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? देखो यहां पर म्यू नॉट आई होना एक नॉर्मल बात है, होना ही चाहिए क्योंकि आई करंट तो है ही है। यहां पर वैल्यू जीरो होने पर उसको एतराज है क्योंकि यहां पर फिर से वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर आएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब कि कुछ तो है प्रॉब्लम अभी। He showed that this consistency requires an additional source of magnetic field. This is called displacement current. This made the law of electricity and magnetism symmetrical. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल है, अगर एक जैसा है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन था सबसे पहले उसके दिमाग में। क्लियर? तो उन्होंने ये देखा कि यार यहां पर कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर इस प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करना है तो इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी कोई ना कोई करंट होना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने कॉन्सेप्ट ले आए, किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने कहा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ ऐसी वाली बात है जैसे आप सबने शक्तिमान सीरियल अगर देखा हो, तो एक शक्तिमान था और एक उसी का दूसरा नाम क्या था? गंगाधर। एक शक्तिमान था और एक गंगाधर, और दोनों सेम थे, दोनों अलग अलग नहीं थे, लेकिन एक समय पर एक ही होता था। या तो शक्तिमान होता है या तो वहां पर ऑन द स्पॉट गंगाधर होगा। मतलब दो में से कोई एक ही होगा, है एक ही चीज। बात समझ में आया? जब पब्लिकली घूमना है, नॉर्मली रहना है, तो फिर वो गंगाधर है, और जब उसको कुछ पर्टिकुलर कोई पर्पस सॉल्व करना है, किसी को मारना है, सबक सिखाना है, तो वो शक्तिमान है। वही वाला काम यहां पर है। जब वायर में फ्लो होना है तो उसका नाम है कंडक्शन करंट। उन्होंने करंट को नया नाम दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये कंडक्शन की वजह से फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, तो इस करंट का नाम उन्होंने क्या बोला? आईसी। आईसी मतलब कंडक्शन करंट। और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा वहां पर इन्होंने बोला इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? तो ये वायर में जब फ्लो होगा तो कंडक्शन करंट, और जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट। वापस फिर से वायर में आएगा तो फिर से नाम क्या है? कंडक्शन करंट। तो उन्होंने कहा कि भाई करंट जो है वो दो तरीके का हो गया। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो वहां पे नाम रखो डिस्प्लेसमेंट करंट का, जहां पर चेंज ना हो वहां पे क्या नाम रखो? कंडक्शन करंट। क्लियर? ये चीज इन्होंने अपनी थ्योरी में अभी बताया कि भाई कुछ तो यहां पर प्रॉब्लम है।
फिर आगे की चीज देखो क्या हुआ, मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 4 इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस को फॉर्मुलेट किया। फॉर्मुलेट क्या, इन्होंने सिर्फ कलेक्ट किया। सबसे पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ चुके हैं। दूसरी इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बोलो वो भी पढ़ चुके हैं। तीसरी इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोलो वो भी पढ़ चुके हैं। चौथी इक्वेशन है मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सबको पता है। मॉडिफाइड होने का मतलब सिंपल सा इतना था, जहां पर आप एम्पियर सर्किटल लॉ में कहते थे ना क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बोलते थे, उस आई की जगह आप लिखो आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इससे क्या होगा, जो उधर लोचा हो रहा था, जो उधर इनकंसिस्टेंसी हो रही थी, वो इनकंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि भाई आप वायर में बोलो आईसी है और कैपेसिटर प्लेट के अंदर बोलो आईडी है, अल्टीमेटली वैल्यू तो कोई तो रहेगा, कोई तो करंट होगा। और अभी हम लोग आगे सॉल्व करके और देखेंगे, समझेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है। इसीलिए मैंने पहले ही एक सटीक एग्जांपल आपको दे दिया, गंगाधर और शक्तिमान का। है सेम पर्सन, सिर्फ नाम अलग है। जब उधर होगा तो वो कंडक्शन करंट है, जब प्लेट्स के बीच में होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्लियर? सो मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 4 इक्वेशंस कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस ही प्रेडिक्टेड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम और स्पेस पर डिपेंडेंट हो, मतलब टी पर डिपेंडेंट हो और एक्स पर डिपेंडेंट हो। टाइम टी, स्पेस मतलब पोजीशन, यानी एक्स पर डिपेंडेंट हो। प्रोपगेट एज ट्रांसवर्स वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ये डेफिनेशन मैंने पहले इसलिए डाल दी है ताकि आपके दिमाग में पहले एक रफ पिक्चर होनी चाहिए कि जो हम पढ़ने चल रहे हैं अल्टीमेटली क्यों पढ़ रहे हैं और उससे हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम ढूंढने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड हम साबित कर पाए तो हम ये जान पाएंगे कि भाई अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रही होंगी। क्लियर? लेकिन दोनों का एक साथ प्रेजेंट होना, दोनों का एक साथ वाइब्रेट करना, यही हमारा मेन टास्क है जो हमें प्रूफ करना है। आपको यह प्रूव करना है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और वो भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। और उल्टा भी हमें प्रूव करना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो भी वाइब्रेट करेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है। ये होगा तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? अगर किसी रीजन में हम ये प्रूफ कर पाए कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक, और इसके ऐसे ऐसे मूव होने की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव करने लग जाए उस रीजन में, तो तुरंत समझ जाइएगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। वेव जो होता है, वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। वेव दो तरीके का होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी डिटेल में पढ़ा आपने, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि वेव जाए एक्स डायरेक्शन में और मीडियम पार्टिकल वाई में वाइब्रेट करे या जेड में वाइब्रेट करे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स। क्लियर है? और अगर वेव जाए एक्स में और मीडियम पार्टिकल भी एक्स में ही वाइब्रेट कर रहा है लाइक दिस, देन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लाइट और हीट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो उन्होंने ये डिसाइड किया, इन 4 इक्वेशंस के बेसिस पर मैक्सवेल ये समझ पाए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस प्रोपगेट एज ट्रांसवर्स वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, बाकी इसके बारे में अभी डिटेल में और बात हम लोग करने वाले हैं। His discovery that electromagnetic wave travel with the speed of the light led him to a remarkable conclusion that light is also an electromagnetic wave। वो ये ढूंढ पाया था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है। इनके इस थ्योरी से अभी आप लोग आगे भी देखेंगे, शायद मैंने पहले भी जब मैं आपको मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रो पढ़ा रहा हूँ तब भी मैंने बताया होगा, मैग्नेटिज्म में बताया होगा, यस, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो वहां से पता चलता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का कुछ ना कुछ रिलेशन तो लाइट की स्पीड से है। क्लियर? और यहां पर ये इस बात को प्रूफ कर पाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है। इसका एक मतलब और समझ में आया,
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है तो लाइट खुद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात समझ में आ रही है? तो वो एक बहुत बड़ा कंक्लूजन था, ठीक, गोल्डन पॉइंट था इनकी डिस्कवरी का। अब आते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो इनकंसिस्टेंसी मैं बता चुका हूं, वही कैपेसिटर वाला डायग्राम बनाओ, वही एक लूप इधर मानो, एक लूप उसके राइट साइड में मानो, और दोनों लूप के लिए जो इंटीग्रेशंस की वैल्यू है वो अलग अलग है। एक के लिए वैल्यू थी म्यू नॉट आई के बराबर, दूसरे के लिए वैल्यू 0 के बराबर। यही इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है। क्लियर? सेम चीज जो मैं वहां लिख दिया था वही चीज को हमको यहां लिखना था बस। तो इनकंसिस्टेंसी अगर कभी पूछी गई तो लिख पाओगे। अगर ये कंसिस्टेंट होता तो दोनों इंटीग्रेशंस, दोनों लूप्स के अलोंग इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती, सेम होती, म्यू नॉट आई के बराबर होता, या दोनों 0 होता, तब तो बात एक्सेप्टेबल थी। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट कैसा है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इनकंसिस्टेंट का मतलब अभी हमको पूरी नॉलेज नहीं है। तो वहां पर डिस्कवरी किसकी स्टार्ट हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो किस रीजन में आएगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों होगी। देखो कैपेसिटर का प्लेट है, अगर मैं उसको एक सेल या डीसी सोर्स से जोड़ूंगा, डीसी मतलब कांस्टेंट करंट आ रहा है, कांस्टेंट करंट इधर से आ रहा होगा, तो बोलो ये जो कैपेसिटर है ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा होगा। कैपेसिटर के बारे में मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूं कि कैपेसिटर नमक हराम टाइप का होता है, फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद करंट को आने नहीं देगा। ये करंट को सिर्फ तभी तक आने दे रहा है जब तक ये डिस्चार्ज है या फुल्ली चार्ज नहीं है। क्लियर? तो जब ये एकदम डिस्चार्ज था, बोलो इसने खूब आराम से करंट को आने दिया, इसका अपना जो रिएक्टेंस था बिल्कुल 0 था, उसने कहा आओ आओ करंट आओ। जैसे ही करंट आता गया वो धीरे धीरे चार्ज होता गया, और जैसे जैसे चार्ज होता गया उसका अपना रिएक्टेंस बढ़ता गया। क्लियर? तो जैसे जैसे चार्ज होता जा रहा है, करंट तो जा रहा है लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अपने अंदर से ज्यादा करंट पास होने, तो जैसे जैसे वो चार्ज होता जा रहा है वो अमाउंट ऑफ करंट को रिड्यूस कराता चला जा रहा है। क्लियर? तो जरा सोचो, एकदम इनिशियली जो कुछ चार्ज गया होगा, चार्जिंग का मतलब चार्ज जाना उसके अंदर। क्लियर? तो प्लेट्स पर कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, कुछ प्लस क्यू कुछ माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। फिर जब और चार्जिंग हुई होगी तो बोलो जब चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा। प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। बोलो एरिया ऑफ प्लेट कांस्टेंट है, जैसे जैसे Q बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो आप हमेशा दिमाग में एकदम सेट रखो, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात वहां पर होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। क्लियर? और ऐसा एक बढ़िया एग्जांपल आपके पास है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हो क्या रहा है जरा चेक करिए। टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्री कंसीडरेशन। मैक्सवेल ने सिमेट्री देखा, उन्होंने ये सोचा कि यार नेचर में तो हर एक चीज सिमेट्रिकल होती है, कि अगर सुबेरा हो रहा है तो फिर रात भी हो रही है, खुशी आ रही है तो दुख भी आ रहा है, मतलब नेचर में तो हर एक चीज सिमेट्रिकल होता है। अगर ये होगा तो फिर ऐसा होगा, और बाद में फिर यही चीज रिपीट होगा, दिन आएगा फिर रात आएगी फिर दिन आएगा। कहने का मतलब जो एक साइकिल, जो एक सिमेट्री वाली चीज नेचर में दिखाई पड़ती है, वही उसके दिमाग में आया कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई चीज और नेचर का लॉ है तो एक जैसा होना चाहिए, कि अगर इलेक्ट्रो की वजह से मैग्नेटिज्म आता है तो मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रो आता है। ये चीज हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। क्लियर? सेम पॉइंट को इन्होंने लिखा है, बाय फैराडेज लॉ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करा के मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर आना चाहिए। एज करेंट्स आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद द करंट। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो वहां पर भी कोई ना कोई करंट होना चाहिए, और करंट होएगा बोलो तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Maxwell called this current as displacement current to distinguish it from usual conduction current followed by drift of electrons. जो कंडक्शन करंट होता है बोलो उसकी वैल्यू क्या होती है? कंडक्शन करंट की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है? dq by dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो यार, होता है ना,
सो ड्यू टू दैट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की, भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कंडक्शन करंट। तो उन्होंने बोला आईसी जो है वो dq by dt, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट ड्रिफ्ट की वजह से नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस in addition to conduction current whenever there is change in electric field and hence electric flux। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कंडक्शन करंट के साथ आएगा, लेकिन कहां पर? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा। क्लियर है? सो इन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस आप सबने पढ़ रखा है, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकाला एंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर dt। ठीक, इन्होंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, जस्ट लाइक फैराडे लॉ। उन्होंने कहा था ईएमएफ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई dt, वहां ईएमएफ था, यहां पे इन्होंने इस चीज को करंट के लिए बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैल्यू कितनी होती है? E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जान ही रहे हो, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्लियर? और जरा एक चीज सोचो, अगर मैं यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करूं तो गॉस लॉ के थ्रू बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट D बाई dt। चेक करो, एप्सिलॉन नॉट D बाई dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैं लिखूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोलो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो जरा चेक करो दैट इज आल्सो इक्वल टू dq बाई dt। और dq बाई dt क्या था? कंडक्शन करंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर है? कंडक्शन करंट। तो वही बात हो गई, गंगाधर शक्तिमान एक ही इंसान है, अलग अलग नहीं है। क्लियर? तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, सिर्फ जब तक वायर में है कंडक्शन करंट, जैसे ही कैपेसिटर प्लेट के बीच में आया नाम डिस्प्लेसमेंट करंट, बट ओवरऑल जब कोई देखेगा तो वो यही कहेगा भैया 5 एम्पियर का करंट पूरे में फ्लो हो रहा है, बात खत्म हो गई। बात कुछ समझ में आई? कोई डाउट इसमें? क्लियर? बिना डिस्प्लेसमेंट करंट को जाने, बिना इसको समझे हम लोग कंसिस्टेंसी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना अभी तक का नॉलेज था उसके हिसाब से कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। बट अभी एक नई बात आपको समझ में आई। सो टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज्ड लूप विल बी IC प्लस ID। IC प्लस ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। ठीक, यहां पर आपने इसको मॉडिफाइड फॉर्म बनाया एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है भाई? इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो I की जगह क्या लिखेंगे? IC प्लस ID। So IC plus epsilon naught d phi by dt. This is modified forms of Ampere's circuital law. कोई डाउट इसमें? सिंपल चीज है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब अगला कॉन्सेप्ट देखो। तो hence according to Maxwell, अब मैक्सवेल ने रिजल्ट क्या निकाला? मैक्सवेल ने कहा the source of magnetic field is not just the conduction electric current due to the flow of charge। उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स केवल और केवल कंडक्शन करंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। ठीक, बट ऑल्सो द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, या मेन कॉज बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। भाई डिस्प्लेसमेंट करंट वही ना आया जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उन्होंने दो कारण बताया, पहला चार्ज का फ्लो होना मतलब कंडक्शन करंट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना।
क्लियर? ये दो मेन कॉज होते हैं। हेंस द टोटल करंट I इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज दिस। ये आप लोग समझ चुके हैं पहले ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आया कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। कंसिस्टेंसी का फिर से सिंपल सा मतलब वही है, वही कैपेसिटर वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक, पहले वाले लूप के लिखेंगे म्यू नॉट IC, दूसरे वाले के लिए लिखेंगे म्यू नॉट ID। बोलो यार, याद आ रहा है या मैं बनाऊं? भाई लेफ्ट वाले में, पहले वाले लूप में म्यू नॉट IC, ठीक, और दूसरे वाले में म्यू नॉट ID। बट IC एंड ID दोनों की वैल्यू बोलो dQ/dt होती है, मतलब वैल्यू दोनों का सेम है। इसका मतलब अब जो है पहले लूप के लिए इंटीग्रल और दूसरे लूप के लिए इंटीग्रल, बोलो अब वैल्यू सेम है। करेक्ट है? और अगर वैल्यू दोनों के लिए सेम है मतलब हमारा एम्पियर्स लॉ कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। सो एम्पियर्स लॉ इज बेसिकली इनकंसिस्टेंट, बट मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ इज कंसिस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट था, वो नॉन यूनिक रिजल्ट दे रहा था, लेकिन मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो है वो यूनिक रिजल्ट देगा, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशंस के लिए वैल्यू सेम देगा। तो मैं यहां सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि आपको यहां लिखना क्या है। दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL along फर्स्ट लूप शुड बी इक्वल टू इट्स वैल्यू along सेकेंड लूप। और ऐसा तभी होगा जब आप इसमें IC और इसमें ID लिखें। ठीक है? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि IC और ID मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी करंट के पास होती है। तो बताओ करंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कंडक्शन करंट, या जिसको अभी तक करंट आप बोलते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करंट के पास होती है? वो सारी प्रॉपर्टीज के पास है जो भी करंट की अभी तक आप सबने पढ़ रखी है। तो जैसे देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, पहली बात तो कहां एग्जिस्ट करेगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो। तो पहला पॉइंट तो वही है। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशंस, मतलब कांस्टेंट कंडीशंस में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर हो वहां पर ये नहीं होगा। क्लियर? इट इज नॉट अ करंट, इट ओनली adds to current density in ampere circuit law as it produces magnetic field, so it is called a current। मतलब आप सीधे सीधे आसान लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हो, it can be added in modified amperes law, है ना? modified amperes law में आप IC plus ID लिख सकते हो। वहां पर ऐसा नहीं कि हम ID को न लिख सकें, हम लिख सकते हैं because it is also current। The magnitude of the displacement current is equal to rate of displacement of charge from one plate of capacitor to other। क्योंकि अभी आपने देखा था ID की जो वैल्यू आई थी वो भी dQ/dt आई थी। तो उस dQ/dt का मतलब क्या है? Rate of displacement of charge from the first plate of the capacitor to another। Clear? Fourth point है, together with the conduction current, displacement current satisfies the property of continuity। डिस्प्लेसमेंट करंट की ही वजह से प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी मेंटेन है कि करंट अगर यहां से चल रहा है तो पूरे में होगा और फिर यहां से वापस आएगा। करंट एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, ऐसा नहीं होगा यहां से यहां तक हो, इतने में ना हो, फिर इतने में फिर आ जाए। क्लियर? सो करंट इज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी और ये हम लोग कह पा रहे हैं ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली। क्या ये इतनी बात समझ में आई जितना अभी तक आपने पढ़ा है? अब इस पर बेस कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जरा देखिए क्या हमसे कहा जा रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कुलर प्लेट है उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इट इज बीइंग चार्ज्ड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट राइजेस स्टेडीली एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के राइज होने का रेट है। तो क्या ये dE/dt है? बोलो यार, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का रेट कितना है? 10⁻12 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आप हमें बताइए। बताओ भाई कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू? कैपेसिटर प्लेट्स है, लेकिन प्लेट कैसी है? सर्कुलर। ठीक, सर्कुलर प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चेंज हो रहा है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा।
सही है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का बोलो, एक ही फॉर्मूला सिखाया आपको, क्या है वो फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। लेकिन हमको ये गिवन है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करें? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वी कैन राइट। एंगल वेंगल का कोई सीन तो है नहीं, ठीक, एंगल वैसे भी यहां जीरो होगा। सो वी कैन राइट हियर एप्सिलॉन नॉट, एरिया को बाहर निकाला जाए, कांस्टेंट है, डीई बाई डी टी। बोलो यार, क्वेश्चन हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सबको बोलो पता है कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया कितना है भाई? पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है? तो इसको हम लोग लिखें 5/100, है ना, 5/100 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया, और डीई बाई डी टी अपने को पता है, यानी 10 की पावर 12। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। क्लियर है? कर लोगे सब लोग? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। यानी इस बार क्या गिवन है? क्या चीज है ये? पढ़ो जरा। वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ, तो क्या चीज है ये? दिस इज dV by dt, 5 वोल्ट पर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर? कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट अब कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बार dV by dt गिवन है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करो, E बराबर dV by dr होता है। तो अगर dV चेंज हो रहा है, मतलब V चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब तो डिस्प्लेसमेंट करंट आना चाहिए। सही है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का अगेन हमारे पास फार्मूला तो वही एक ही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एक ही फार्मूला हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम लोग वोल्टेज के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के टर्म्स में, V के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या? अरे यार E को ही तो लिखना है भाई। अरे यार क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर dV बाई डी आर, मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, V बाई डिस्टेंस, V बाई डी। ठीक, तो V बाई डी हमने लिखा। ये सब बाहर करो भाई, चेंज तो सिर्फ वोल्टेज हो रहा है ना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमने किया बाहर, अंदर क्या बचा? dV बाई, और बोलो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या होता है? कैपेसिटेंस। उसकी वैल्यू हमको पता है, दैट इज 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6, और dV बाई dt हमको पता है 5। तो अपना आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, यानी कि 5 माइक्रो एम्पियर। कोई डाउट इसमें? तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया, आप दिमाग में अपने रख सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट का, दैट इज C dV बाई dt। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला ये भी है, C dV बाई dt। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ कहां से आया होगा? अगर इसको हम लोग लिखें dQ बाई dt, और Q बराबर क्या होता है कैपेसिटर में? CV। तो वहां से चेक करो, ये आ सकता है? कोई डाउट है उसमें तो बताइए। ठीक है,
इस तरह का छोटा मोटा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट पर बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने दो वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवा दिया है, एक में सी डीवी बाई डी टी यूज हो रहा है और एक में वो सिंपल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब आया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस फॉर्मुलेट किए, क्लियर। उसमें से पहली इक्वेशन कौन सी थी? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको आता है, सबने पढ़ रखा है। तो सिंपल सा बस मैंने लिख दिया है इसलिए कि आप अपना नोट कर लेना, बाकी ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से। दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds यानी dA इज इक्वल टू QN बाई एप्सिलॉन। इससे रिजल्ट क्या मिला? गॉस लॉ से आपको रिजल्ट ये मिला, चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। कंडक्टर का सारा चार्ज कहां होता है? उसकी सरफेस पर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? दैट इज द ओरिजिन ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर है? ठीक, तो ये दो रिजल्ट आपको वहां से मिले। अगला लॉ कौन सा है? गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलो यही कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो साउथ भी अंदर ही होगा। बोलो यार, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज अंदर कितना हुआ? 0, इसीलिए ये वैल्यू कितनी आती है? 0। इससे रिजल्ट क्या मिला? आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक अकेला आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तीसरा फैराडे लॉ बोलो ये भी पढ़ चुके हैं कि जो ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और ये फ्लक्स कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू सिंपल, ये वही लॉ है, देख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लेना, कोई दिक्कत आए हमसे पूछ लेना। फिर आया मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी आप पढ़ चुके हैं, IC प्लस ID हो जाएगा, IC प्लस एप्सिलॉन d∅/dt हो जाएगा। और दिस लॉ इंप्लाइज the fact that not only conduction current but displacement current is also responsible for production of magnetic field. magnetic field produce करने के कितने तरीके? 2। पहला चार्ज का फ्लो होना यानी कि कंडक्शन करंट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? ये सब खूब बता चुका हूं मैं बार बार आपको। फिर आया मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन। अब 4 वो तो हो गया ना मैक्सवेल इक्वेशन। पूछा जाता है व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो आपको ये मैंने पिछली 4 स्लाइड्स में मैंने आपको सिर्फ यही इक्वेशन बताया है, ठीक। तो अगर आपको कभी भी कहा जाए व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशन और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है और बस ये फार्मूला लिखना है। ऐसे पीछे वाले में हेडिंग लिखनी है, फार्मूला लिखना है। ज्यादा से ज्यादा समय है तो बस ये लिख दो भैया। इस वाले में तो खैर लिख ही देना कि IC और ID क्या है। बाकी में अगर समय है तो लिख दो फार्मूला में जो चीज है वो क्या है। क्लियर? इतना काम जरूर करिएगा। ये लैंग्वेज आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, और 2 नंबर से ज्यादा में हमें नहीं लगता आएगा। क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स इक्वेशन पूछी जाती है, तो 4 इक्वेशन होती है, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। 4 कौन कौन सी थी? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला है मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्शन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? पहले तो उन्होंने 4 इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर लिया है, यानी कलेक्ट कर लिया। उस इक्वेशन के बेसिस पर इन 1865 मैक्सवेल थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्होंने 1865 में थ्योरेटिकली इस बात को प्रूव किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं फैराडे का। उन्होंने क्या बताया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो उन्होंने कहा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। क्लियर है? और ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज, जो इन्होंने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बनाया, क्लियर, उसके बेसिस पर मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो a source of changing magnetic field.
इन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ऐसा हमको किसने बताया? फैराडे ने बताया। क्लियर? लेकिन इन्होंने इस बात का आर्ग्यूमेंट किया कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर चेंज हो रही है तो दैट विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप चेंज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप चेंज होगा, यानी कि दे आर लाइक कपल। ये है तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा, मतलब अकेले नहीं होंगे, दोनों होंगे तो दोनों एक साथ। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है दैट इज जस्ट लाइक अ कपल, तो कपल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। दिस मींस दैट चेंज इन आइदर फील्ड, आइदर मतलब कोई भी, दोनों में से किसी भी एक में अगर चेंज होगा, प्रोड्यूसेस अदर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल फर्दर शोड दैट these variations in electric and magnetic field occur in mutually perpendicular directions। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी के हिसाब से इसको और प्रूव किया। सारी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, उनके तो कई साल का काम रहा होगा, हमको तो 1 क्लास 2 क्लास में इसको पूरा पढ़ लेना है शॉर्ट में। क्लियर? तो उन्होंने और भी बहुत कुछ प्रूव किया होगा। उन्होंने प्रूव करके ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर एक z में हो रहा है तो एक y में हो रहा है, या एक x में हो रहा है तो एक y में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अकर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टी कैसी है? वेव की जैसी प्रॉपर्टीज हैं। ही वाज दस लेड टू द आइडिया दैट वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरिंग विद स्पेस एंड टाइम शुड एग्जिस्ट, वन प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ अदर। मतलब एक जो है वो दूसरे के लिए क्या है? सोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो दैट विल क्रिएट वेव विच इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक चेंज हो रही है तो दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सच अ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इंडीड एग्जिस्ट्स। मतलब ये वास्तव में होती है, ऐसा उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूव करके लोगों को तरह तरह के लॉजिक्स दे दे करके उन्होंने सेटिस्फाई किया, एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई ये चीजें यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? फिर आया मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और देखो क्या है, डेफिनेशन ही है ये एक्चुअली। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। अब सोचो अभी तक जो आपने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करेगा। ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बोलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है केमिस्ट्री में, वहां पर आपको रदरफोर्ड और इन सब का मॉडल बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमते घूमते वो अपने न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। और इस जगह पर एक्सप्लेनेशन यही दिया जाता है कि रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, देखो उस समय का लॉजिक ये था कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। क्लियर? रदरफोर्ड ने ये तो देख लिया अपना जैसे भी करके एक्सपेरिमेंट से कि भाई कुछ वो अपना रिवॉल्व करता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है न्यूक्लियस के और वो रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में है, और अगर सर्कुलर मोशन है तो बोलो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। क्लियर? एक्सेलरेटेड होने की वजह से उन्होंने कहा कि ये एनर्जी को रेडिएट करता है, और अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसकी अपनी एनर्जी कम हो रही होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो ये इसका रेडियस का ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट का रेडियस छोटा होता जाएगा, और ये एक समय आएगा कि वो उसमें कोलैप्स कर जाएगा। बाद में नील बोर साहब आए तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं होता है, उनकी कहानी अलग है, अभी अपने सिलेबस में भी आएगा। अभी जैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे एटम्स वाले चैप्टर में, न्यूक्लियाई में, एटम्स में, तो वहां पर मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा सबके मॉडल में क्या था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, और इन डिटेल हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे। फिलहाल कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है अगर, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? एंड विच प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other and to the direction of the propagation of wave। मतलब उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पहली बात एक कपल की तरह बिहेव करते हैं। ये पॉइंट आप लोग समझ गए कि अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो भी वाइब्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वो भी वाइब्रेट करेगा। क्लियर? तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो एक कपल के फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात,
सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन है? तो सोर्स है यहां पर एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा। देखो चार्ज का मूव करना, चार्ज से जुड़ा कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करना शुरू करेगी। क्लियर? एंड दैट विल बी अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फॉर द मीडियम। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर वाइब्रेट कर रही है तो मीडियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। अब मीडियम में जो भी डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हो, बोलो वही क्या है? वेव है। व्हाट इज वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। तो मीडियम में जो डिस्टरबेंस हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट किया वही वेव है, और वो वेव आगे की तरफ प्रोपगेट करना शुरू करेगा। नेचर तीनों का कैसा है? ट्रांसवर्स। यानी कि वेव अगर जाएगा एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा जेड में, लाइक दिस। इस तरह का नेचर होगा। तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेट करेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लोग बताते हैं कि अगर मान लो मैं वेव हूं, मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, लाइक दिस। वेव आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब इसको ग्राफ में देखो जरा क्या है। वेव एक्स डायरेक्शन में बोलो आगे बढ़ रहा है। वेव कौन है? डिस्टरबेंस। वेव क्या है? कुछ नहीं है। वेव सिर्फ डिस्टरबेंस है मीडियम का। क्लियर? मान लो मैं वेव हूं, वेव दिखता नहीं पहली बात, ठीक? मैं वेव हूं, मेरे आने की वजह से अगर ये इनका उठक बैठक ऐसे शुरू हो जाए, इन्होंने बस देखा सर इधर है, बस इनका उठक बैठक शुरू हो गया। क्लियर? और यही मान लो सजा हो सबकी, मैं जिसके सामने हूं अब ये शुरू हो गए। वो भी कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि है बगली में अभी भी, तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे तेजी से कर रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़े अब ये कर रही है, ये दोनों भी कर रहे हैं, बट उनकी स्पीड सबसे कम हो रही होगी क्योंकि उनसे ज्यादा दूर है। इनकी कंपैरेटिवली उनसे तो ज्यादा ही होगी, इनसे कम होगी। बात समझ रहे हो? मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब जब होते हैं तो वो वेव का नेचर है। फिलहाल यहाँ पार्टिकल नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन कुछ ऐसा है बेटा, वेव आगे बढ़ेगा तो येलो कलर से हम लोगों ने दिखाया है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक? और जो ब्लू कलर से देखो दिखाया गया है, ये किसको दिखाया गया है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड का ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा है सांप की तरह, ऐसा बाहर निकला हुआ है जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा है ये, और मैग्नेटिक का ऐसा है। इसीलिए ये डायग्राम समझ पा रहे हो क्या है ये? इसको अगर आया तो आपको बनाना पड़ेगा, और उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ताकि थोड़ा देख करके लगे, कुछ फील आए कि ये बाहर निकला हुआ है और ये वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। क्लियर? तो वेव अगर एक्स में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा। ये नेचर होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्या ये पॉइंट समझ में आया? पक्की बात है, ठीक? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, देखो ये जो फील्ड्स हैं दे आर बिहेविंग लाइक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। 11th में आप सबने वेव पढ़ा है, उसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा है। किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx या प्लस kx, ठीक है? फाई भी होता है, ठीक? तो फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। अभी उसकी बात हम लोग करेंगे आगे। अभी जस्ट अगला जो वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे उन सबके बारे में इन डेप्थ, फाई क्या है, क्यों है, सब पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि अगर कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है तो उसका नेचर ऐसे ही होता है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। अगर बीच में माइनस लगा है मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा होता है। अगर बीच में प्लस लगा है तो वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक? अगर x लिखा है यहां पर, इसका मतलब वेव x डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? निगेटिव लगा है तो पॉजिटिव x में जा रहा है, पॉजिटिव लगा है तो निगेटिव x में जा रहा है, ठीक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, देखो वेव तो x में जा रहा है, ये पॉइंट तो देख के क्लियर हो गया। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात सोचो। ग्राफ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में दिखाया? y में। क्लियर? y के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है? j कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है दैट इज E नॉट, E नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी टाइम्स j कैप। j कैप क्यों लगाया? इसको वेक्टर बनाने के लिए। क्लियर? फिर मैग्नेटिक फील्ड को अगर दिखाएंगे तो वो जेड डायरेक्शन में है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी टाइम्स k कैप। क्लियर है? और अगर
अच्छा, यहां पे अगर के और ओमेगा की बात करें तो के का मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, क्लियर, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा वेव नंबर भी बोलते हैं, या फिर इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहां देखो लिखा है इट इज 2 पाई, ये इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ, तो 2 पाई एफ न्यू या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये सब एक ही बात है, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। के जो है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है, ये भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में, इसको वेव नंबर बोलते हैं या इसी को प्रोपगेशन कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्लियर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हम लोग निकालें, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाला जाए तो इसकी वैल्यू आती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सो रेशियो ऑफ amplitude of electric field to the amplitude of magnetic field is equal to the speed of light, clear. So Maxwell also showed that speed of an EM wave depends on the permeability and permittivity of the medium, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि C जो होता है that is 1/√μ0 ε0 के बराबर होता है। ये पॉइंट सबको याद आ रहा है ना, इसमें डाउट तो नहीं है, आ रहा है। और अगर हम लोग किसी मीडियम में लाइट के स्पीड की बात, देखो ये तो वैक्यूम में स्पीड है, मीडियम में बात करोगे तो फॉर्मूला ये था कि म्यू आर, वैक्यूम में अगर फॉर्मूला देखें तो 1/√μ0 ε0, और अगर हम लोग किसी मीडियम में देखें तो फॉर्मूला क्या होता है C/√k/μr। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, देखो नहीं आया तो इसकी बात मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा, परेशान मत होइए। चलो 1-2 स्लाइड रह गया है, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। सो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, आखिरी की 4-5 स्लाइड में अगली क्लास में एक बार फिर से आपको बता दूंगा ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए।